पर्यावरण के मुद्दे पर बात करूँगा। बात बहुत गंभीर है, अगर आपके पास समय हो तो क्योंकि कुछ विज़ुअली मैं दिखा नहीं रहा हूँ, तो स्क्रीन नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, ये रेडियो की तरह आप सुन सकते हैं। और आप सहमत हों, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ में आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, इस विषय पर, ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, पर्यावरण बहुत वास्तव में बहुत गंभीर चुनौती पेश कर रहा है। पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है वो बहुत बड़ा है और उसे अगर हमने अगले 10-20 साल और अनदेखा कर दिया तो संभवतः अगले 50 सालों के बाद इस धरती पर जीवन शायद ही संभव हो। परिस्थितियाँ बहुत ही विषम होती जा रही हैं। तापमान का जनवरी से ही भारत में इस लेवल पर पहुंचना कि लोगों को मौसम असहज लगने लगे, खासतौर पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में जहां पर शीतलहर चलती रहती है जनवरी के अंत तक। मैंने भी अनुभव किया है आज से 20 साल पहले से। 20 साल हो गए मुझे, 20 से ज़्यादा साल, 23 साल दिल्ली में रहते हुए। और उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूं, तो उत्तर प्रदेश में भी जनवरी का महीना मुझे याद है, जब प्रयागराज का माघ मेला होता है। माघ मेला हर साल लगता है माघ महीने में। तो जो अ, अंतिम स्नान होते हैं महाशिवरात्रि और उससे पहले का जो मौनी अमावस्या 29 जनवरी के आसपास, जनवरी के अंत में और फरवरी की शुरुआत वाले, उस समय तक मौसम इतना ठंडा रहता था कि लोग दिन में भी गंगा स्नान करने में, जो लोग रेगुलर नहीं स्नान कर रहे हैं उनको डर लगता था। तो परिवर्तन वहाँ पर भी हुआ। मेरा कहने का अर्थ ये है कि टेम्परेचर का जो बढ़ने का क्रम है वो पहले भी बढ़ रहा था। जब आज से मुझे लगता है कि लगभग 30-35 साल पहले, जब मैं स्कूल में था, उस समय भी पर्यावरण को लेकर के खबरें चलती थी और ये बात होती थी कि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैस, तब चीज़ें समझ में नहीं आती थी। और मुझे लगता था कि अपने देश में भी चर्चा होती थी कई बार कि ये शायद सिर्फ विदेशी एजेंसियों का एक तरह से डराने का एक तरीका है और इसके पीछे कोई मोटिव हो सकता है। क्या मोटिव हो सकता है ये मैंने समझने का प्रयास नहीं किया, या उस समय हम लोग नहीं समझ पाए। लेकिन जब अब भारत इसका पूरा सीधा एक्सपीरियंस कर रहा है, भारत में आज के समय में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर मौसम लोगों के लिए सामान्य हो रहा हो। सर्दी, गर्मी और बरसात, ये 3 जो प्रमुख ऋतुएँ हैं भारत की, इसमें गर्मी का एक्सपेंशन हो रहा है, सर्दी के समय में कमी आ रही है। आज के समय में अगर आप एक मोटे तौर पर अनुमान लगाएँ तो लगभग 8 से 9 महीने ऐसे हो रहे हैं जब मौसम गर्म हो रहा है, आपको पंखे और एसी की ज़रूरत उत्तर भारत के क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों में भी पड़ रही है, जो आमतौर पर नहीं होती थी। जनवरी के बाद फरवरी से ये चीज़ें शुरू हो जा रही हैं और उसके बाद अक्टूबर तक जारी रहें, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने मात्र बच रहे हैं जब मौसम थोड़ा-सा कंपैरेटिवली ठीक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि औसतन हर दिन का और हर महीने का और हर साल का तापमान जो बढ़ने का रेशियो है, वो इतना ज़्यादा है जो लगभग 2 दशकों बाद इस धरती को, इस रीजन को रहने में बहुत ज़्यादा रहने के अयोग्य बना देगा, ये स्थिति पैदा हो रही है। कैसे-कैसे हम नुकसान पर्यावरण को पहुँचा रहे हैं, कैसे-कैसे पर्यावरण इस समय जीवन के लिए प्रतिकूल बनता जा रहा है, उसके कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो देखिए, जब हम बात किसान साथियों की करते हैं, जब हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो हर्बिसाइड होती हैं, खरपतवारनाशी, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, जो कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जो अप्लाई कर रहा है, जो एप्लीकेशन कर रहा है, किसान खेतों में छिड़काव कर रहा है, उसके ऊपर उसका सीधा असर पड़ रहा है। और जब यही प्रोडक्ट बन कर के लोगों की थाली में पहुंच रहा है, तो उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये जो चक्र है, नुकसान सभी को हो रहा है। अब इसमें प्रायः किसान को दोषी ठहराया जाता है। अगर किसान खरपतवारनाशी या कीटनाशी या फिर रोगनाशी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो जो फसलों में रोग और कीट लग रहे हैं, उनका उपचार कैसे होगा और वो कैसे एक अच्छी उपज पा पाएगा? और अगर फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं होगा, तो उत्पादकता पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा और वो नहीं कर पाएगा। फिज़िक अ, मैं हालाँकि मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका इस्तेमाल करना ही चाहिए, उसके विकल्प तलाशने चाहिए। अगर विकल्प का जो रास्ता है वो थोड़ा टेढ़ा है। अगर आप गंभीर हैं, अगर आपको लगता है कि अगर आज की डेट में आपकी 50-60 साल की उम्र है, 40 से 60 के बीच की उम्र है, तो आपके बेटे या बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे, अगर सिर्फ़ इन 2 आगामी पीढ़ियों की अगर चिंता आप कर लें, तो मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा-सा जो टेढ़ा वाला, लंबा वाला, घुमावदार वाला रास्ता है, उसे लेने से आपको परहेज़ होगा। निश्चित तौर पर अभी सीधा रास्ता है, दुकान गए, वहाँ से फर्टिलाइज़र लाए और कीटनाशी दवाएँ लाए और उनको छिड़काव करवा दिया या कर दिया।
ये बहुत सीधा रास्ता है, जो ट्रेडिशनल है, परंपरागत तौर पर पिछले 5, 6, 7 दशकों से जब से हमने हरित क्रांति लाई, तब से हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं और लगातार उपयोग बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमें उत्पादकता अच्छी चाहिए। लेकिन अगर आप ये चिंता करते हैं, अब ये यहाँ पर बात हो गई। अब बात आती है कि पेट्रोलियम पदार्थों का जो इस्तेमाल बढ़ रहा है, खनिज तेलों का जो उपयोग है, उसको एक मेजर कंट्रीब्यूटर माना जा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, जो एनवायरनमेंट में जा रही हैं, ओज़ोन को कमज़ोर कर रही हैं और ओज़ोन परत कमज़ोर हो रही है, तो और साथ में ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट हो रहा है। तो सूरज की जो गर्मी है वो भारत या दुनिया के सभी देशों को सीधे तौर पर और लंबे समय तक प्रभावित कर रही है और उसका जो प्रभाव धीरे-धीरे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और आबादी बढ़ रही है, कंज़म्पशन बढ़ रहा है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, तो इस वजह से हो रहा है। एयर कंडीशनर, बिजली के प्रोडक्ट, यानी कंज्यूमरिज़्म, जो उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम या हमारी पिछली पीढ़ियों की बात मैं आजकल 1-2 बातें बहुत ही गंभीरता के साथ कहता हूँ कि पहले के लोग ये कहा करते थे या किया करते थे कि एक पैंट है, पैंट फट गया तो उसका थैला बना लिया, और वो भी फट गया तो शायद पोछा बना लिया या फिर पिलो कवर, तकिए का कवर बना लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे होता था। ऐसा करने के लिए उनके पास मजबूरी थी, विकल्प नहीं था, ऑप्शन नहीं थे। यानी अगर पैसे होते, सक्षम होते तो शायद वो नया पिलो कवर, नया थैला सब खरीदते। लेकिन क्योंकि नहीं था तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हम सभी जानते हैं। तो हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं उनका मैक्सिमम उपयोग, तो मिनिमम जो कंज्यूमरिज़्म की टेंडेंसी हमारी पहले थी, अभाव के कारण, वो समृद्धि आने के बाद या सक्षम होने के बाद हम मैक्सिमम कंज्यूमर बन चुके हैं। हम जहाँ पर 2 पैंट या 2 शर्ट्स, 2 पैंट और 2 शर्ट से काम चल सकता है, वहाँ पर आज हमारे पास 20 पैंट 20 शर्ट हैं। बदलाव ज़रूरी है, आपको मेंटेन रहना चाहिए, आपको ऑफ़िस जाना है, आपको जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसको भी उससे भी अलग नहीं दिखना है, नहीं तो आप बिल्कुल पिछड़े कहे जाएँगे। लेकिन इन सब के बीच में हम कैसे तालमेल बिठा सकते हैं? कैसे हम कोई भी उत्पाद जब हम खरीद रहे हैं, उसका अधिकतम उपयोग हम करके उसका सही निपटान कर पाएँ। ये जो प्रवृत्ति हमें कम हुई है क्योंकि हम सक्षम हुए हैं, क्योंकि हमारी उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है उसमें उसका जो दबदबा है, उसका जो प्रभाव है, ख़ासतौर पर उदारीकरण के बाद जब से विदेशी कंपनियों को मौका मिला भारत में आने का, जब से भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना 1992 में, उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उनको बहुत क्रेडिट जाता है। भारत का बाज़ार खुला दुनिया की कंपनियों के लिए और भारत की कंपनियों के लिए भी दुनिया के बाज़ार खुले। तो ये, इसे मैं गलत नहीं मानता हूँ, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। ये होना निश्चित तौर पर दुनिया के साथ कदम-ताल करने के लिए बहुत ज़रूरी था। आज अगर हम चाँद पर पहुँच रहे हैं, आज अगर हम दुनिया के उन्नत जो राडार हैं उनका निर्माण कर पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, तो इसी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि हम ग्लोबलाइज़ेशन का, वैश्वीकरण का हिस्सा हम खुद बने। लेकिन उस हिस्सा बनने की जो कवायद थी, प्रक्रिया थी, उसमें हम अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपनी जो ट्रेडिशनल व्यवस्था थी उसको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे देश की, हमारे भौगोलिक क्षेत्र की जो जलवायु है वो कितना दूषित हो रही है, कितना प्रभावित हो रही है, ये हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। सुनामी, भूकंप तो अभी बहुत दूर की बातें हैं। सुनामी और भूकंप लगभग एक ही चीज़ है कि समुद्री क्षेत्रों में जब भूकंप आता है तो लहरें बहुत बुरी तरह उठती हैं और वो तबाह कर देती हैं आसपास के तटीय क्षेत्रों को। उसकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मुझे भूगोल का कोई बहुत आइडिया नहीं है। आने वाले दिनों में बहुत भूकंप आएँगे, आने वाले दिनों में बहुत सुनामी आएगी, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम जो यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे इस वातावरण में, वायुमंडल में जो हमें लाभ पहुंचाने वाली, हमारी सहायता करने वाली, हमारे पक्ष वाली जो गैसें हैं उनकी मात्रा कम हो रही है, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली गैसें या तत्व हैं उनकी मात्रा बढ़ रही है। और ये सिर्फ़ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं संसाधनों का, ज़मीन से निकाल कर या पानी समुद्र से निकाल कर, या और उनका हम वेस्ट जो पैदा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। वेस्ट मतलब अपशिष्ट किसी भी प्रकार का, वो बहुत बड़ा कारण है। मैं एक बहुत छोटा-सा उदाहरण देते हुए इस वीडियो का समापन करूँगा। दोस्तों, आज से लगभग 10 साल पहले कुछ पर्यावरण की गोष्ठी में मैं सम्मिलित हुआ करता था, क्योंकि पेड़ों के प्रति मेरा आकर्षण, लगाव शुरू से रहा है। वृक्ष, हरे-भरे वृक्ष, और अगर उनमें फूल वाले वृक्ष हैं तो फूल अच्छे खिले हों, फल वाले हैं तो फल निकले हों, तो बहुत अच्छा लगता है। शायद आपको भी लगता होगा, किसानों को तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काम ही वही है। तो जब
आप खेतों में सरसों की बुआई करते हैं, वो बड़ी होती है, पौधे बड़े होते हैं और जब उसमें पीले-पीले फूल खिलते हैं और पूरा एरिया पीला नज़र आता है, तो कितना खूबसूरत दृश्य होता है वो। या सरसों के अलावा अन्य फसलें भी हैं। लेकिन सरसों इसलिए बोला मैं कि जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में सरसों की खेती होती है, दूर-दूर तक वहाँ की प्रकृति कुछ अलग ही सौंदर्य बिखेर रही होती है। तो मैं ऐसी संगोष्ठियों में सम्मिलित हुआ था होता था। उसमें कुछ अति संवेदनशील लोग, अति संवेदनशील मैं उनको कह रहा हूँ, जो दूध की थैली या शैम्पू के पाउच का जो जो कोना कटता है, जब हम काट के उसको निकालते हैं, दूध की थैली हम काट के निकालते हैं, तो उसका जो कोना छोटा-सा कटता है, उसको हम फेंक देते हैं, कचरे में ही अपने जो डस्टबिन है उसमें डालते हैं। तो लोग कहते थे कि ये हमारे लिए बहुत घातक होने वाला है। मुझे समझ नहीं आता था कि ये इतनी बड़ी धरती है, इतने-इतने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब उसी सोच, उसी विचार को मैं भी आगे बढ़ा रहा हूँ या उसमें लगातार सम्मिलित हो रहा हूँ, तब मुझ में भी वो संवेदनशीलता पैदा हुई है कि वास्तव में ये जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं, ये भी इस धरती की जो स्वाभाविक स्वास्थ्य है धरती का, उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। प्रकृति नष्ट हो रही है। ये है संवेदनशीलता की एक पराकाष्ठा, जिसको हम सभी में लाना ज़रूरी है। कपिल शर्मा के शो आपने देखे होंगे, उसमें कपिल शर्मा जी कहते हैं कि हम इतने गरीब हैं, हमारे देश के लोग ऐसी सोच के हैं, हमारी मम्मी ऐसी थीं, हमारे फलाने के बेटा या पिता ऐसा था, जो जब मंजन टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है तो बेलन से उसको निकालता है, ठीक है? और ब्रश करने के बाद जब वो घिस जाता है तो उसका कुछ और इस्तेमाल करता है। और पैंट वाला जो उदाहरण मैंने दिया वो भी उदाहरण देते हैं। तो उपहास उड़ाते हैं और वहाँ सामने बैठे हुए सभी लोग खूब हँसते हैं। बहुत मज़ा आता है। देखने वाले भी हँसते हैं देश भर के, और दुनिया के लोग तो बहुत हँसते होंगे। लोगों को लगता है कि देखिए कितनी गंदी सोच थी हमारी, कितनी छोटी सोच थी हमारी। हम इस तरह के थे। ओह! छी, छी! ऐसा नहीं है दोस्तों। ये मैं कह रहा हूँ कि पर्यावरण और धरती, प्रकृति को बचाना है। सिर्फ़ अगली 2 पीढ़ियों की अगर आप चिंता कर रहे हैं, तो उन 2 पीढ़ियों के लिए इस धरती पर जीवन योग्य परिस्थितियाँ बनी रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए हमें और आपको ये तय करना पड़ेगा कि हम इस कदर की संवेदनशीलता लेकर आएँ कि पानी की एक बूँद, बिस्किट का एक छोटा-सा टुकड़ा, अनाज का एक तिनका, कपड़े का भी एक तिनका टुकड़ा या कोई भी ऐसी चीज़, उसे अपशिष्ट बनाने से बचें। जिस चीज़ का जहाँ जितना सार्थक उपयोग हो सकता है, ये सुनिश्चित करें। उतनी ही चीज़ें हम लें जिसका सही उपयोग कर पाएँ, ताकि ये पर्यावरण बचा रहे। और पेड़ लगाएँ, वृक्षारोपण करें, वृक्ष जो लगे हुए हैं उनका संरक्षण करें, चाहे पेड़ इतना छोटा-सा हो, चाहे पूरा बड़ा वृक्ष हो, पौधा हो या बड़ा-सा वृक्ष हो, क्योंकि हर एक पत्ते की अपनी कहानी है और हर एक पत्ता इस पर्यावरण को समृद्ध करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए अपनी भूमिका अदा कर रहा है। बहुत गंभीर बात मैं कर रहा था। इसको इसी गंभीरता से अगर आप भी समझ पाएँगे, तो मैं आशा आपसे करूँगा कि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपनी भी जो आपका भी जो विचार है, उसको भी आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर लिखेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।